प्रिय विद्यार्थियों, इस सुबह आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और आज हम बात करेंगे एमए फाइनल की इस कक्षा में मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी हैं, इनको कितने भागों में बांटा जा सकता है और इनका परिचय। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्राचीन प्राकृत या पाली 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा ईस्वी तक। प्राचीन प्राकृत या जो पाली है वो 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक, यानी 600 वर्षों का इसका इतिहास रहा है। मध्यकालीन प्राकृत 100 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 400 वर्ष का समय। और परकालीन प्राकृत या अपभ्रंश, परकालीन प्राकृत और कुछ विद्वान इसको कहते हैं अपभ्रंश, जिससे हिंदी का उद्भव हुआ, उसका समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। चूंकि 1000 ईस्वी के बाद विद्वानों की या भाषा वैज्ञानिकों की धारणा है कि हिंदी का उद्भव और विकास हो गया था। तो अब हम तीनों जो कालों में इसका विभाजन किया गया है 3 भागों में, उनका क्रमशः अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्राचीन प्राकृत या पाली, जिसको प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। प्राचीन प्राकृत में इनका समावेश है 3य शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम शती ईस्वी तक के शिलालेख, पाली, बौद्ध ग्रंथ, महावंश, जातक आदि प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा, प्रारंभिक नाटकों की भाषा जैसे अश्वघोष के नाटकों की प्रकृत भाषा, जिसके अवशेष मध्य एशिया में पाए गए हैं, इसको प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। ये जो भाषा थी ये प्रथम प्राकृत थी, यानी जिसमें क्या क्या चीजें हैं। पहली शताब्दी तक के शिलालेख, पाली भाषा में लिखे हुए बौद्ध ग्रंथ, महावंश, जातक या जो जैन सूत्र हैं या जो प्रारंभिक नाटक हैं, उन सब की जो भाषा है, अश्वघोष के नाटक संस्कृत से पहले की, थोड़ा सा बाद की बात है, संस्कृत से थोड़ा बाद। ये प्रथम प्राकृत या प्राचीन प्राकृत के माने जाते हैं। प्राकृत का अर्थ है क्या है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है। प्राकृत का अर्थ क्या है, ये शब्द उत्पन्न कैसे हुआ। प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर 3 मत प्रस्तुत किए गए। ये शब्द बना कैसे, संस्कृत के बाद प्राकृत शब्द की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में 3 मत प्रचलित हैं। पहला, प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्राकृत जो शब्द है उसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। प्राकृत भाषा के सभी प्राचीन व्याकरणों ने प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से मानी है। वो कहते हैं कि संस्कृत भाषा को आधार मानकर उन्होंने ध्वनि भेद आदि का विवरण दिया। संस्कृत भाषा जो कि कलिष्ठ हो चुकी थी, जो जो जनसंख्या बढ़ी तो भाषाएं भी जरूरी है बदलनी थी। दूसरा जो मत है वह प्राकृत प्राचीन जनभाषा है। कुछ लोगों का यह मानना है कि प्राकृत जो है वो प्राचीन जनभाषा है और ये प्रचलित भी रही है। प्राकृत जो है वो प्राचीन प्रचलित जनभाषा रही है, क्योंकि संस्कृत में एक उक्ति है, प्रकृत्या स्वभावेन सिद्धम प्राकृतम, प्रकृत्या स्वभावेन सिद्धम प्राकृतम। प्राकृत का ही परिष्कृत रूप संस्कृत भाषा है। प्राकृत के जो विद्वान हैं उनका तो ये तक मानना है कि मूल जो भाषा थी मानव की, जो प्रकृति से उसको प्राप्त हुई, वो क्या थी, प्राकृत ही थी। प्रकृत्या स्वभावेन सिद्धम प्राकृतम, अर्थात प्रकृति से वह स्वाभाविक रूप से मनुष्य ने जब बोलना शुरू किया और सबसे पहले वह जब बोला होगा तो वह भाषा प्राकृत थी, क्योंकि प्रकृति से निर्माण हुआ है, प्रकृति नहीं प्राकृत भाषा को बनाया। और प्राकृत भाषा से ही बाद में संस्कृत निकली, अर्थात प्राकृत से संस्कृत निकली है। पाश्चात्य विद्वान इस मत के प्रतिपादक हैं। पाश्चात्य विद्वानों का यह मानना है कि अगर आदि भाषा कोई थी, सबसे पहली भाषा, तो वह प्राकृत ही रही होगी। खैर, तीसरा जो मत है वो अलग है। प्राकृत और संस्कृत की स्वतंत्र परंपरा को मानने वाले हैं तीसरे मत के जो आदमी हैं। वो कहते हैं कि प्राकृत अलग है, संस्कृत अलग है। कतिपय विद्वानों ने यह मत प्रस्तुत किया है कि न संस्कृत प्राकृत से निकली है और न प्राकृत संस्कृत से।
दोनों भाषाओं की अपनी स्वतंत्र परंपराएं हैं और दोनों भाषाओं का अपना स्वतंत्र इतिहास और ध्वनि भेद है। इस आधार पर ये तीन मत हमारे सामने आते हैं। प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से, प्राकृत प्राचीन जन भाषा और प्राकृत और संस्कृत दोनों स्वतंत्र भाषा है। अब हम थोड़ा सा समीक्षा करते हैं, इन तीनों मतों की समीक्षा करेंगे। विचार करने से ज्ञात होता है कि वस्तुतः संस्कृत का ही विकृत रूप प्राकृत है। संस्कृत का विकृत रूप प्राकृत है। किसी समय संस्कृत के दो रूप थे, एक साहित्यिक रूप, दूसरा जन भाषा। यानी देखिए, हर भाषा के दो रूप होते हैं। एक तो होती है नगरीय भाषा, यानी नगरों में पढ़े लिखे, शहरों में रहने वाले जो पढ़े लिखे और शिक्षित लोग बोलते हैं, वो एक भाषा होती है। और उसी भाषा का दूसरा रूप होता है ग्रामीण और आंचलिक क्षेत्र में, जहाँ कम पढ़े लिखे लोग या अशिक्षित लोग रहते हैं, वो होती है जन सामान्य की भाषा। और उस जन सामान्य की भाषा में लगभग सभी लोग बात करते हैं, चाहे वो नागरिक हों, चाहे वो शहरी हों या ग्रामीण हों। तो हो सकता है किसी समय संस्कृत के दो रूप हो गए हों। एक तो साहित्यिक रूप होगा, जिसमें केवल साहित्य रचना होती थी और जो उत्कृष्ट कोटि का था, और दूसरा होगा जन रूप, जन भाषा। साहित्यिक भाषा जो होती है उसमें परिवर्तन बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसका व्याकरण होता है, उसके ऊपर भाषा विज्ञान अंकुश रखता है और उसका व्याकरण होता है, और व्याकरण के अनुसार साहित्यिक भाषा का प्रयोग होता है या साहित्यिक भाषा चलती है। लेकिन जन भाषा जो होती है उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। जन भाषा अपना स्वरूप बदलती रहती है। तो जन भाषा वाली संस्कृत स्वाभाविक रूप से प्रचलित रही। अब लोगों का मानना यह है कि जब जन भाषा में परिवर्तन होते रहते हैं तो जो साहित्यिक संस्कृत थी वो तो कायम रही, लेकिन जन भाषा वाली जो संस्कृत थी वो अधिकांश लोगों में प्रचलित होती रही। और जनसंख्या बढ़ रही थी, लोग बढ़ रहे थे, भाषा भी बढ़ रही थी। इसमें ध्वनि भेद, शब्द भेद आदि प्रचुर मात्रा में चलते रहे, नए नए प्रयोग होते रहे, नए नए तरीके से बोलने लग गए, अशुद्ध प्रयोग होने लगे, क्योंकि उसका कोई व्याकरण तो था ही नहीं। भाई जन भाषा जो होती है उसका कोई व्याकरण तो होता ही नहीं, नियमों का निर्धारण कौन करेगा। तो जो जन संस्कृत थी वह अशुद्ध प्रयोगों से प्रयोग होने लगी। संस्कृत का बोलचाल का रूप भी प्रचलित हो गया, जो सामान्य बोलचाल में लोग बोलते थे। जन भाषा में परिनिष्ठता नहीं थी, क्योंकि व्याकरण ही नहीं था। यही संस्कृत भाषा विकसित होते हुए प्राकृत में प्रसिद्ध हुई। ये जचने वाली बात है कि जो जन भाषा संस्कृत थी, जिसका कोई व्याकरण नहीं था, जिसमें नित्य नए परिवर्तन हो रहे थे, जिसमें ध्वनि भेद और शब्द भेद हो रहे थे, जिसमें कोई परिनिष्ठता नहीं थी, वही संस्कृत भाषा विकसित होते होते, यानी बहुसंख्यक जन समुदाय जिस जन भाषा का इस्तेमाल कर रहा था वह भाषा प्राकृत भाषा बन गई, और संस्कृत जो है वो कम लोगों की भाषा रह गई। इस प्रकार संस्कृत शब्दों का विकृतीकरण या सरलीकरण और विकृत शब्दों का संस्कृतीकरण निरंतर चलता रहा, और इस प्रकार संस्कृत भाषा से प्राकृत निकली। ये मानना है कि संस्कृत शब्दों का विकृतीकरण होने लगा या संस्कृत शब्दों का सरलीकरण हो गया, और जो विकृत शब्द थे, खराब शब्द थे, उनका संस्कृतीकरण हो गया। ये दोनों परस्पर साथ साथ चल रहे थे। उसका परिणाम ये रहा कि संस्कृत से निकली हुई ध्वनियां सरल हुई, कुछ विकृत हुई, और जो विकृत भाषा थी उन शब्दों का कुछ सुधार हुआ, उनमें कुछ अनुशासन आया, तो दोनों मिलकर के एक नई भाषा का जन्म हुआ, और वो नई भाषा थी प्राकृत। अब है पाली की उत्पत्ति। प्राकृत, पाली भी तो कहा गया इसको। अब पाली की उत्पत्ति कैसे हुई? पाली शब्द की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत प्रस्तुत किए गए हैं। प्रमुख मत ये हैं। आचार्य बुद्ध घोष और आचार्य धम्मपाल ने पाली शब्द का प्रयोग बुद्ध वचन या मूल त्रिपिटक के लिए किया है। यानी जो बौद्ध धर्म के आचार्य थे, बुद्ध घोष और आचार्य धम्मपाल, उनका यह कहना था कि महात्मा बुद्ध के द्वारा जिस भाषा में प्रवचन दिए गए वह पाली भाषा थी, और उसके लिए पाली शब्द हुआ। और जो मूल त्रिपिटक है वो भी पाली में लिखे गए। उससे यह शब्द पाली भाषा के लिए प्रयुक्त होने लगा।
यानी वो जो उनके द्वारा प्रवचन दिए गए वो क्या थे, उपदेश जो थे उनको पाली कहा गया। और फिर वो जिस भाषा में थे, वो जिस प्रकार बोलते थे उस भाषा का ही नाम पाली पड़ गया। आचार्य विधुशेखर भट्टाचार्य ने पंक्ति से पाली की उत्पत्ति इस प्रकार बताई है। उन्होंने कहा कि पंक्ति शब्द से पाली शब्द आगे बढ़ाया। पंक्ति से पंक्ति हुआ, पंक्ति से पत्ती हुआ, और पत्ती से पल्ली हुआ, और पल्ली से पाली हो गया। भिक्षु जगदीश कश्यप ने पर्याय, बुद्ध के जो उपदेश थे पर्याय शब्द से पाली की उत्पत्ति मानी है। उन्होंने कहा कि बुद्ध के जो उपदेश थे उनको पर्याय कहा जाता था, और उस पर्याय शब्द से यह शब्द निकला है। पर्याय से पलियाय बना, पलियाय से पालियाय बना, और फिर लघुकरण की प्रवृत्ति से पालियाय से याय गायब हो गया और पाली शब्द आया। कुछ लोगों का मानना है कि पल्ली एक गांव था, और उस पल्ली गांव में बोलने वालों की भाषा को पाली कहा जाने लगा, पल्ली से पाली बना। कुछ का यह मानना है कि प्राकृत शब्द जो है उससे पाली निकला। प्राकृत जो शब्द था उसका पहले पाकट हुआ, पाकट से पाउड हुआ, और पाउड से पावल हुआ, और पाल से पाली हो गया, ए गायब हो गया। उक्त मतों की समीक्षा से ज्ञात होता है कि इनमें से कुछ मत केवल बौद्धिक व्यायाम है, केवल कसरत है और कुछ नहीं है। यानी केवल ये तीर या तुक्के मारने वाली बात है। इसमें जो पहला या एक जो भिक्षु जगदीश कश्यप का मत है वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। यानी उन्होंने ये कहा था कि बुद्ध के जो उपदेश थे, बुद्ध के उपदेशों को पालियाय कहा जाता था, और उससे पाली शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये लोकप्रिय मत है। अब हम बात करेंगे पाली की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी। पाली भाषा की विशेषताएं देखिए। पाली में वैदिक संस्कृत की 5 ध्वनियां, वैदिक संस्कृत में जो स्वर ध्वनियां थी उनमें से 5 स्वर ध्वनियां पाली में लुप्त हो गई। री, री, ऐ, औ और ली। ये जो 5 ध्वनियां थी ये हिंदी में इनमें से 2-3 आई, सारी तो नहीं आई। री गायब हो गई हिंदी में भी, और री बड़ी जो है वो भी हिंदी में गई, और छोटी री भी जा रही है। पाली में वैदिक संस्कृत के 5 व्यंजन लुप्त हो गए। वैदिक संस्कृत में जो शय, तालव्य शय और दंतव्य शय थे वह लुप्त हो गया। विसर्ग लुप्त हो गया। जिव्यामूलीय, उपधमानीय, ये सारी की सारी ध्वनियां खत्म हो गई पाली। पाली में नए स्वर आए 2, एक तो हर्ष व ए और एक ओ। पाली में वैदिक संस्कृत के 2 व्यंजन अड़य और लह भी मिलते हैं। जो अड़य था संस्कृत वाला वो भी है। पाली में संस्कृत के ऐ का ए और औ का ओ हो गए, यानी जो दीर्घ ध्वनियां थी वो ह्रस्व हो गई। यानी ऐ का ए हो गया और औ का ओ हो गया। ए घोष वर्ण घोष हो जाता है। पाली की एक विशेषता ये भी है कि इसमें ए घोष वर्ण जो होता है वो घोष हो जाता है। जैसे क का ग, च का ज। संधियों में केवल 3 संधियां हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विग्ग संधि, अनुस्वार संधि। विसर्ग संधि नहीं है। संस्कृत में जो विसर्ग संधि थी वो पाली में नहीं है। पाली में हलंत शब्द नहीं है, केवल अजंत ही हैं। हलंत शब्दों का आकारांत बना देते हैं या अंतिम व्यंजन का लोप कर देते हैं। जो हलंत शब्द होते हैं उनको या तो अकारांत बना देते हैं, उनके ऊपर स्वर लगा देते हैं, हलंत रहते नहीं वो, या फिर उनका अंतिम व्यंजन ही लोप कर देते हैं। जो व्यंजन हलंत होता है ना उस व्यंजन को ही लोप कर देते हैं या फिर उसमें ए लगा देते हैं। और पाली में तद्भव शब्दों का आधिक्य है, तत्सम शब्द और देशज शब्द कम हैं। जो तद्भव शब्द हैं उनकी भरमार है पाली में। तत्सम शब्द जो संस्कृत के शब्द थे मूलतः वो गायब हैं, और देशज शब्द भी बहुत कम हैं। इस प्रकार ये हैं पाली की विशेषताएं। अब हम बात करेंगे शिलालेखी प्राकृत। जिस भाषा में शिलालेख मिलते हैं उस प्राकृत भाषा की 1-2 बातें। प्राचीन प्राकृत में अशोक के शिलालेखों की प्राकृत भी आती है, अतः इसे शिलालेखी प्राकृत भी कहते हैं, कि यानी जिसमें जो शिलालेख लिखे गए वो प्राकृत। इसको भी अशोकन प्राकृत, लाट प्राकृत भी कहते हैं।
इसकी प्रमुख विशेषताएं ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें शिलालेख बहुत कम मिलते हैं। इनमें 2-4 कुछ भिन्नताएं हैं। ध्वनियाँ पाली के तुल्य हैं। पाली भाषा में जो ध्वनियाँ हैं वैसी की वैसी इसमें। पाली में केवल एक स है दंतव्य, किंतु यहाँ शाहबाज गड्डी और मानसरा शिलालेखों में तीनों स के रूप मिलते हैं, श और श। तालव्य से, दंतव्य से और मूर्धन्य से। हलंत शब्द प्राय आकारांत हो गए हैं, वही पाली वाली बात है। क्रियारूप प्राय पाली के तुल्य हैं। तीनों लिंग हैं, द्विवचन नहीं है। लिंग 3 हैं जो संस्कृत में थे, वचन संस्कृत में 3 थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ केवल वचन 2 हैं, द्विवचन नहीं है। बाकी सारी की सारी चीजें, ये जो शिलालेखी प्राकृत है, इसमें वो की वो विशेषताएं सारी की सारी जो पाली में पाई जाती हैं, कोई भिन्नता नहीं है। आज इतना ही, बाकी अगली क्लास में। धन्यवाद।